Hello dear students, welcome to English Corner. Here is संगीता वर्मा. हम अपनी पिछली वीडियो में फ्लेमेंगो बुक क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन डिस्कस कर चुके हैं. यदि आपने नहीं समझा है तो डिस्क्रिप्शन से लिंक पर जाकर आप उसे समझ सकते हैं. अभी तक जो हमारा मेन कैरेक्टर है, जो हमारा नैरेटर है जिसका नाम फ्रेंच है, वो स्कूल पहुंच गया है और उसे ये पता चल गया है कि अब उसके स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी. अब उसे बहुत रिग्रेट फील हो रहा है कि क्यों मैंने अभी तक लैंग्वेज नहीं सीखी, क्यों मैंने अपनी पढ़ाई को टाइम पर नहीं किया, क्योंकि वो अपनी जो पढ़ाई है उसे हमेशा कल के लिए टालता रहता था. इसलिए अब उसे रिग्रेट फील हो रहा है. चलिए चैप्टर को आगे समझने के लिए लेट्स बिगिन विद द रीडिंग. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. अब यहाँ पुअर मैन का अर्थ गरीब आदमी नहीं है, मतलब यहाँ पर फ्रेंच को दया आ रही है एम के लिए, तो इस तरीके से शब्द यूज़ किया जाता है इंग्लिश में. पुअर मैन मतलब बेचारे एम. ये सम्मान, ये उनके लिए एक विशेष दिन है, ऑनर की बात है. इस वजह से वो अपने स्पेशल कपड़े पहन के आ जाए हुए हैं जो कि वो संडे के दिन पहनते थे, किसी खास मौके पे पहनते थे. एंड नाउ आई अंडरस्टूड why the old men of the village were sitting there in the back of the room. और अब मुझे समझ में आया कि क्लासरूम के पीछे जो गांव के लोग हैं वो क्यों बैठे हुए हैं. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. यह उनका तरीका था और इस तरीके से स्कूल आकर उन्होंने एम को रिस्पेक्ट शो की. किस चीज़ के लिए? क्योंकि पिछले 40 साल से जो एम है वो वहाँ पर पढ़ा रहे हैं उसी स्कूल में, तो वो आकर उनको थैंक यू कहने के लिए आए हैं. और उन्हें बहुत दुख भी हो रहा है कि अब वो स्कूल नहीं जाएंगे. और इस तरीके से वो अपने देश के लिए भी अपनी रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं. While I was thinking of all this, I heard my name called. और जब मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था, मैं ये सब सोच रहा था, तो मेरा नाम बोला गया. It was my turn to recite. और अब ये मेरी बारी थी, मुझे बोलना था. क्या बोलना था? क्लास में जो रूल्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स दिए थे ना, वो अब जो इनके टीचर हैं वो पूछ रहे हैं. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participants all through, very loud and clear and without one mistake. कितना अच्छा होता, कैसा लगता, कितना अच्छा लगता. मतलब अब ये सोच रहा है कि यदि मैं अपने टीचर की ड्रेडफुल रूल को से बिना डरे उन पार्टिसिपेंट्स के रूल्स को बहुत तेज़, वेरी लाउड और क्लियर आवाज़ में बिना किसी मिस्टेक के बोल देता. अब ये खुद से कह रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है? इसने तो पढ़ा ही नहीं है, तो इसको तो मालूम ही नहीं है रूल्स. ये ऐसा सोच रहा है, लेकिन रियलिटी में हुआ क्या? बट I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. लेकिन क्या हुआ कि मैं सिंगल वर्ड से ही मिक्सड अप हो गया. मतलब शुरू करते ही इसने सब कुछ गिच पिच कर दिया, क्योंकि उसको तो याद ही नहीं था, और चुपचाप फिर खड़ा हो गया. स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क. डेस्क को पकड़ लिया. इसका जो दिल है वो बीट करने लगा, धड़कने लगा, क्योंकि अब इसे तो याद नहीं है. अब इसे, जब बच्चे को याद नहीं रहता तो उसको डर लगता है. तो और नॉट डेयरिंग टू लुक अप, अब नीचे की तरफ देख रहा है, ऊपर देखने की तक हिम्मत नहीं पड़ रही है. आई हर्ड एम से टू मी. फिर मैं क्या सुना? मैंने क्या सुना? एम मुझसे कह रहे हैं, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ. छोटे फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड्स, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, तुम्हें खुद ही अपने आप में बुरा फील होना चाहिए. सी हाउ इट इज़. देखो अब ये क्या हो रहा है, मतलब आज जो रिजल्ट मिल रहा है उसे कुछ भी याद नहीं है. सी हाउ इट इज़. एवरी डे वी हैव सैड आर सेल्फ, बह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. हर रोज़ हम अपने आप से कहते हैं, हमारे पास तो बहुत समय है. आई लर्न इट टुमारो, हम इसे कल सीख लेंगे. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. और अब आप देखो कि हम कहाँ आ गए हैं. इसका मतलब क्या है कि
धीरे हम डेली अपने आप से ये बोलते हैं, अरे मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं ये काम कल कर लूँगा, मेरे पास तो बहुत टाइम है, ये कल याद कर लूँगा। इस तरीके से हम एक एक दिन खोते जाते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं होता कि कौन सा दिन हमारा आखिरी दिन होगा। And now you see where you have come out. Ah, that is the great trouble with Alsace. She put off learning till tomorrow. और एम हेमेल कह रहे हैं कि ये सिर्फ तुम्हारी ही समस्या नहीं है फ्रेंड्स, ये तो पूरे अल्सेस की प्रॉब्लम है। मतलब सिर्फ तुम ही ऐसा नहीं करते हो, बल्कि बहुत से लोग हैं जो अपना आज का काम कल पर टालते हैं। Now those fellows out there now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language। और ये बात जो एम हेमेल कह रहे हैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं है, उन सब के लिए है जो अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हैं, लेकिन मतलब जो फ्रेंच भाषा के रहने वाले हैं फ्रेंचमैन कहते हैं, लेकिन उन्हें फ्रेंच भाषा आती नहीं है। जैसे हम हिंदू कहें और हमें हिंदी भाषा ना आए, तो एम हेमेल बोल रहे हैं कि ये उन सब पर लागू होता है जो ये लोग बोलते हैं कि हम फ्रेंचमैन हैं, लेकिन ना तो वो फ्रेंच भाषा बोल ही पाते हैं और ना ही लिख पाते हैं। कौन सी भाषा? वो भाषा जो उनकी ओन लैंग्वेज है, उनकी खुद की लैंग्वेज है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स। लेकिन लिटिल फ्रेंड्स, केवल तुम ही वर्स्ट नहीं हो, सबसे खराब तुम ही नहीं हो। मतलब तुमसे भी और लोग ऐसे हैं जो तुमसे भी ज़्यादा गधे हैं, मतलब उनको जितनी तुम्हें आती है भाषा उनको उतनी भी नहीं आती। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विद अस। और हमको अपने आप से जीतने के लिए, रिप्रोच करने के लिए ग्रेट डील की बहुत ताकत की आवश्यकता है, बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न। और अब यहाँ पे बता रहे हैं जो टीचर हैं वो, कि तुम्हारे पेरेंट्स को भी तुम्हारे सीखने के लिए, तुम्हारी पढ़ाई के लिए एंक्सियस रहना चाहिए था, जिज्ञासु रहना चाहिए था। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है, वो तुमको काम के लिए ले जाते थे खेत पर, या तो फिर मिल ले जाते थे ताकि उन्हें कुछ और पैसा कमा सकें वो। एंड आई, और मैं भी इसके लिए दोषी हूँ। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मेरी भी गलती है। अब एम हेमेल खुद को भी दोषी ठहरा रहे हैं। ये जो फ्रेंच है ये अपनी भाषा नहीं सीख पाया है, और अन्य स्टूडेंट्स और अन्य लोग जो अपनी भाषा नहीं जानते, उसके लिए एम हेमेल अब खुद को भी दोषी ठहरा रहे हैं। हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। क्या मैंने कभी तुम्हें अपने पेड़ों पर पानी डालने के लिए नहीं भेजा, तुम्हें लेसन पढ़ाने की जगह? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? और जब मैं फिशिंग के लिए जाया करता था तो क्या मैंने तुम लोगों की छुट्टी नहीं की? अब यहाँ पर जो एम हेमेल है वो खुद से ही क्वेश्चन कर रही हैं कि मैंने भी तो ऐसा किया है। कुल मिला के यहाँ वो अफसोस जता रहे हैं कि अगर बच्चा नहीं पढ़ पाया है तो उसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी गलती रहती है और टीचर की भी गलती रहती है। तो जो एम हेमेल है वो अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language। और इस तरीके से एक के बाद एक फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हेमेल बोलते गए, saying that it was the most beautiful language in the world। और क्या कहते जा रहे हैं एम हेमेल कि इस पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। अपनी भाषा से देखो सबको प्यार रहता है। तो ये जो चैप्टर लिखा हुआ है ये फ्रेंच लैंग्वेज के जो टीचर हैं उन्होंने लिखा है। तो हर किसी को अपनी भाषा से बहुत प्यार रहता है, तो इसीलिए जो एम हेमेल है वो भी अपनी भाषा से अपना प्यार जता रहे हैं अपनी भाषा के लिए, इसलिए मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड बोल रहे हैं। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट।
जो एम है, जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसके बारे में बता रहे हैं कि कैसी है वो लैंग्वेज। क्लियरेस्ट है, एकदम साफ है। मोस्ट लॉजिकल, तार्किक है। वी मस्ट गार्ड इट, और हमें इसे गार्ड करके, सुरक्षित करके रखना चाहिए हम लोगों के बीच में। इसका मतलब क्या है कि हमको इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, मतलब हमें अपनी भाषा का यूज़ करना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब हम एनस्लेव हो जाते हैं, किसी के गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ दे हैड टू की टू देयर प्रिजन। और हम अपने आप को जब उनके प्रिजन में, मतलब उनके एनस्लेव हो जाते हैं, उनके गुलाम महसूस करते हैं, जो तो हमारी भाषा ही है जो हमें एक अपनापन देती है, हमको ये फील कराती है कि नहीं, कोई है जो हमारा अपना है। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आर लेसन, और फिर उसके बाद उन्होंने ग्रामर खोली और हमारे लेसन को पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था, मैं बहुत अमेज्ड था कि आज मुझे हर चीज़ समझ में आ गई थी। ऑल ही सैड सीम्ड टू सो ईजी, और आज जो फ्रेंच है उसको जो जो कुछ भी उसने सुना, सभी चीज़ बहुत ही इजी, बहुत आसान लग रही थी। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, और अब मुझे भी यही लग रहा था कि मैंने इससे पहले इतना केयरफुली कभी नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एनीथिंग विद सो मच पेशेंस, और आज मुझे क्या लग रहा था कि शायद एम है जो हमारे टीचर हैं, उनने भी इतने पेशेंस से, इतने धैर्य से किसी चीज़ को कभी एक्सप्लेन नहीं किया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, फ्रेंच का ध्यान नहीं रहता था पढ़ाई में, इस वजह से आज वो बहुत ध्यान से पढ़ रहा था, इसलिए उसको हर चैप्टर, ग्रामर का हर चीज़ उसको ठीक से समझ में आ रही थी। तो आज उसे क्या महसूस हो रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि पहले कभी टीचर ने इतने अच्छे से, इतने धैर्य के साथ चीज़ को कभी समझाया ही नहीं, क्योंकि आज इसको समझ में आ रहा है। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. और कैसा लग रहा था कि बेचारे एम हेमेल जो हैं, पुअर मैन का अर्थ यहाँ मैं फिर बोलूँगी कि गरीब आदमी नहीं है, यहाँ पर उन पर दया आ रही है, इस वजह से इस शब्द का यूज़ किया है। तो बेचारे जो एम हेमेल हैं, उनको देख के ऐसा लग रहा था कि जितना कुछ भी उन्हें उस टॉपिक के बारे में, उस लैंग्वेज के बारे में आता है, वो हमारे दिमाग में, हमारे हेड्स में घुसाना चाहते हैं, हमको देना चाहते हैं। एट वन स्ट्रोक, एक ही झटके में वो अपना पूरा नॉलेज हम पे उड़ेलना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, और ग्रामर के बाद फिर लेसन किस चीज़ में हुआ? राइटिंग में। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कॉपियाँ भी बांटने के लिए लेके आए थे। रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस, और उन कॉपियों पे क्या लिखा हुआ था? फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस, जो कि राउंड डिज़ाइन में था, थोड़ा घुमावदार डिज़ाइन में लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और चूँकि वो कॉपियाँ इनके डेस्क पे रखी हुई थी, तो चूँकि वो जो फ्रांस अल्सेस राउंड में लिखा हुआ था, थोड़ी घुमावदार राइटिंग में लिखा हुआ था, तो देख कर कैसा लग रहा था कि जैसे कि फ्रांस का झंडा लहरा रहा हो। You ought to have seen such how everyone sat to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the papers. और उस दिन पूरे में क्या था कि एकदम शांति थी, और पूरा एक एक बच्चा अपना काम करने में, मतलब जो भी वो पढ़ा रहे थे उसको करने में या लिखने में लगा हुआ था। और कितने शांत थे पूरे स्टूडेंट कि पेपर पर लिखने, पेपर पे जब हम पेन से लिखते हैं तो एक जब बिल्कुल शांति रहती है तो स्क्रैचिंग की खिच 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 ऐसी आवाज़ आती है, तो केवल वो स्क्रैचिंग की आवाज़ ही, पेपर पे लिखने की जो आवाज़ है वो बस आ रही थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे रूम में, क्लासरूम में कितनी शांति थी। वंस some beetles flew in but nobody paid any attention to them. एक बार कुछ बीटल्स आई, कुछ
उड़ने वाले जो कीड़े होते हैं वो आई मक्खियाँ टाइप से, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। और डेली क्या होता है, जरा सा एक कीड़ा आ जाता है तो पूरे बच्चे उस कीड़े की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन आज किसी ने भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू। और लिटलेस्ट वंस किसको बोला हुआ है, वहाँ पर जो कबूतर बैठे हुए हैं उनके छोटे छोटे कबूतर के उनके बच्चे जो हैं वो रूम के जो ऊपर जो रूफ रहती है ना, उस पर जब वो चलते हैं तो उनके जो पैरों की जो आवाज़ रहती है और जो पैर रहते हैं उनको देख के कैसा लगता है जैसे कि फ़िश हुक्स हो। अब चूँकि ये जो चैप्टर है ना ये फ्रांस में लिखा हुआ है, तो वहाँ ये क्या है, सी के किनारे पे रहता, समुद्र के किनारे पे, तो फ़िशिंग से संबंधित, नदी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं। तो फ़िश हुक्स, जो मछुआरे रहते हैं मछली पकड़ने के लिए जाते हैं ना, तो उनकी जो फ़िश हुक्स रहती है जिसमें मछली फंस जाती है, उनसे तुलना की है यहाँ पे कबूतरों के पैरों की। तो आज उनके पैरों को, डेली तो उनके पैरों को देखते रहते थे बच्चे, लेकिन आज उनके पैरों पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऑन द रूफ द पिजियंस कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजियंस। और ऊपर रूफ पर जो पिजियंस हैं वो कू कू की आवाज़ कर रहे हैं, बहुत ही धीरे धीरे। धीरे धीरे क्यों कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो भी MML के जाने का दुख मना रहे हों। और मैं अपने आप से कह रहा हूँ, मैं खुद से ही सोच रहा हूँ, क्या अब इन्हें भी जर्मन में गाना पड़ेगा, क्या इन्हें भी जर्मन में गाना पड़ेगा। यानी कि फ्रांस को बहुत ही दुख हो रहा है कि अब वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ेगा। तो अब उसे दुख के मारे वो क्या सोच रहा है कि क्या अब ये लोग पिजियंस को भी स्लेव बना लेंगे, क्या उन्हें भी जर्मन में गाना पड़ेगा, अब उनको भी फ्रांस बोलने की आज़ादी नहीं रहेगी। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. जब मैं लिखते लिखते ऊपर देखता था तो M. Hamel को देखता था कि वो क्लास में रखी हुई एक एक चीज़ को, चेयर पे बैठे हुए कैसे बैठे हैं, मोशनलेस बैठे हैं। उनका शरीर जो है वो शिथिल पड़ गया है, एक्टिव नहीं है, मोशनलेस है, और वो हर चीज़ को बहुत गौर से देख रहे हैं। गेजिंग यानी देखना, घूर के देखना, एक चीज़ को देखते हैं, उसके बाद दूसरी चीज़ को देखते हैं। ऐसा लग रहा था देख के कि वो अपने माइंड में एक एक चीज़ को फिक्स करना चाहते हैं, यादों को संजोना चाहते हैं। फैंसी For 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. वो इस चीज़ की जो कल्पना है, जो इमेजिनरी है, उसको अपने जो 40 साल की जो इमेजिनरी है उस सब को अपने माइंड में सहेजना चाहते हैं, ऐसा लग रहा था। और उनका जो गार्डन है जो कि विंडो से दिखाई दे रहा है, जो कि उनकी क्लास के ठीक सामने ही है, उसकी तरफ अब MML देख रहे हैं। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस। और जो गार्डन है वो कैसा है, पहले जैसा ही है, जैसा कि तैसा है, जैसा उन्होंने बनाया था वैसा का वैसा ही है। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn smooth, the walnut tree in the garden were taller, and the hoop vine that he had planted himself twinned about the windows to the roof. हर चीज़ कैसी है, ज्यों की त्यों है। केवल क्या परिवर्तन हुआ है, केवल ये परिवर्तन हुआ है कि जो डेस्क हैं वो कैसी हो गई हैं, स्मूथ हो गई हैं। जब नई चेयर आती हैं, नई डेस्क आती हैं तो वो कैसी रहती हैं, थोड़ी हार्ड रहती हैं, लेकिन जब उस पर बैठने लगते हैं तो वो चिकनी हो जाती है ना। तो अब यहाँ पे फ्रेंच जो है कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ 40 साल में ज्यों की त्यों है, बस केवल जो डेस्क है वो चिकनी हो गई हैं। जो वॉलनट ट्री है जो कि गार्डन में लगा हुआ है MML के, वो लंबा हो गया है,
टॉलर हो गया है। एंड जो होप वाइन मतलब बेल वाले जो पेड़ होते हैं वो जो कि एम हेमेल ने लगाया हुआ था वो ट्विन्ड हो गया है। मतलब बेल वाले पेड़ कैसे रहते, उनकी एक शाखा दूसरी तरफ चली जाएगी, दूसरी शाखा दूसरी तरफ चली जाएगी, ऐसे होते हैं। तो जो होप वाइन है, जो बेल वाला जो पेड़ है वो ट्विन्ड हो गया है, मतलब एक तरफ बढ़ गया है और दूसरी तरफ भी बढ़ गया, उसकी शाखाएं बहुत सारी निकल गई हैं, फैल गया है। अबाउट द विंडोज टू द रूफ, खिड़की से कहाँ पहुँच गया है, छत तक पहुँच गया है। How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. उस बेचारे आदमी को, मतलब एम हेमेल के लिए कह रहा है, बेचारे सर को कितना दुख हो रहा, उनका दिल कितना टूट रहा होगा। ब्रोकन हिज हार्ट, ये चीज़ें कितना उनके दिल को तोड़ रही होंगी कि जो चीज़ उन्होंने बनाई है इतने सालों में उस सब को वो छोड़ के जाने वाले हैं। ये जो पेड़ लगाए हैं वो जो इतने बड़े हो गए हैं, जो 40 साल से वो देख रहे हैं और 40 साल से जो उन्होंने इतनी मेहनत की, वो सब कुछ वो छोड़कर जा रहे हैं। और उनको वो साउंड भी सुनाई दे रहा है क्योंकि एम हेमेल है ना अपनी सिस्टर के साथ स्कूल में रहते हैं। तो उनकी जो सिस्टर है वो रूम में अपना सामान, ट्रंक्स मतलब जो लगेज रहता है ना, वो पैक कर रही हैं। तो पैकिंग की वजह से कुछ कुछ आवाज़ आ रही है, तो वो जो आवाज़ एम हेमेल को सुनाई दे रही है तो आवाज़ से भी बहुत दुखी हैं और वो शायद इसीलिए अपना लगेज पैक कर रहे हैं क्योंकि उनको नेक्स्ट डे कंट्री छोड़ना है। But he has the courage to listen every lesson to the very last. लेकिन उनके अंदर इतना साहस है कि आज आखिरी तक वो अपना लेसन, अपना जो कुछ भी उन्हें पढ़ाना था वो डिलीवर कर रहे हैं। आफ्टर द राइटिंग ही हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, और राइटिंग का जो चैप्टर था जो उनको लिखवाना था उसके बाद उन्होंने हिस्ट्री का एक लेसन पढ़ाया। एंड देन द बेबीज चेंटेड देयर बा बेबी बो बू, और जो छोटे बेबीज़ का मतलब यहाँ है जो छोटे बच्चे, छोटे स्टूडेंट जो रहते हैं नर्सरी के KG1 वगैरह के जो हमारे यहाँ रहते हैं, उन्हीं के लिए यहाँ पे बेबीज़ वर्ड का यूज़ किया है। तो जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको क्या पढ़ाया जाता है, फोनेटिक पढ़ाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ A फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है तो एक रिदम में पढ़ाया जाता है, तो ऐसे ही वहाँ फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। तो छोटे बच्चों के लिए फिर उसके बाद एम हेमेल ने ये जो फोनेटिक सिंबल हैं बा बेबी बो ये वगैरह पढ़ाए हैं। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद दैम। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पीछे जो हौसर बैठे हुए थे, जो पुराने किसान बैठे हुए थे, जो कि अपने हाथ में अपनी नीज पर जो वो प्राइमर लेके आए थे उसको उठाया, अपने स्पेक्ट चश्मा लगाया और प्राइमर को दोनों हाथों में उठा के सम्मानपूर्वक वो एम हेमेल को देना चाहते हैं और कुछ वो कहना चाहते हैं, कुछ कह रहे हैं लेकिन उनके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, और चूँकि वो कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन जब किसी का गला भर जाता है तो जो लेटर्स हैं, जो शब्द हैं उसके मुंह से नहीं निकल पाते हैं। तो जो वो ओल्ड हॉसर हैं वह भी उस किताब को हाथ में रखे हुए हैं और एम हेमेल को दे रहे हैं और अपने मुंह से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उनके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है, उनका जो गला है वो भर रहा है जो हॉसर हैं उनका। और हम देख सकते हैं कि वो लोग क्या क्राइंग मतलब वो रो रहे हैं। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, और उनकी जो आवाज़ है वो इमोशंस के कारण मतलब भावनाओं के कारण कैसी हो गई है, ट्रेम्बल्ड हो रही है, मतलब हिल रही है। जब आंसू भरे होते हैं, गला भरा होता है तो आवाज़ क्लियर नहीं निकलती, थोड़ा आवाज़ जो शब्द हैं वो हिलने लगते हैं, ट्रेम्बल होने लगती है, शेक होने लगती है। तो वो इतने भावुक हैं एम हेमेल के लिए कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। और एक तरफ से तो जो छोटे बच्चे रहते हैं अब उनको तो समझ में नहीं आता, तो उनको हंसी भी आने लगती है कि बताओ ये रो भी रहे हैं और इनको बोलना भी है। तो एक तरफ से ये फ़नी भी लग रहा था कि ये रो भी रहे हैं और ये बोलना भी चाहते हैं।
हाउ वेल आई रिमेंबर, ओ मुझे कितने अच्छे तरीके से याद है, दैट लास्ट लेसन, वो आखिरी लेसन। तो इससे पता चलता है कि इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन क्यों रखा गया है, और इसको शुरू में ही क्यों रखा है, ताकि हमको भी ये शिक्षा मिल सके कि हम तो कल कर लेंगे, ऐसे करके हमें एक एक दिन नहीं टालना नहीं है वर्क, हमें आज ही चीज़ों को सीखना है, कल पर नहीं टालना है। चलिए आगे देखते हैं। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 देन द एंजेलस। At the same moment, the trumpet of the Persians returning from drill sounded under our windows. और इसी के साथ साथ चर्च की जो क्लॉक थी उसमें 12 बज गए हैं, और 12 जब बजते हैं तो उसमें टन टन की आवाज़ आती है। किस लिए? जो उनकी प्रेयर रहती है, जो प्रेयर सॉन्ग रहता है ना एंजेलस, उसका नाम है एंजेलस। किस लिए घंटी बजी चर्च की? क्योंकि प्रेयर का टाइम हो गया था, 12 बज गए थे। और उसी समय में जो पर्शियन सोल्जर वहाँ ड्रिलिंग कर रहे थे ना, जब MHML आ रहा था स्कूल के लिए, शुरू में स्टार्टिंग में बताते हैं, तो वो ड्रिलिंग कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, तो वो लोग भी ड्रिलिंग से लौट के आने लगे, और उनके भी जो ट्रम्पेट्स रहते हैं ना, ड्रम रहते हैं विशेष प्रकार के, जिन पर वो एक्सरसाइज करते हैं, वो उनकी आवाज़ भी सुनाई दे रही थी खिड़की के अंदर। MHML stood up, very pale, in his chair. I never saw him look so tall. और तभी MHML अपनी चेयर से उठे। उनका जो चेहरा है वो दुख के कारण पीला पड़ा हुआ था, और मैंने उनको इतना, और वो अपने इमोशंस को छुपाने के लिए एकदम स्ट्रेट खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था कि देखो, रोज़ वो मूवमेंट में रहते हैं, आज वो एकदम बेजान की तरह है, स्ट्रेट खड़े हो गए। तो ऐसा जो हमारा फ्रेंच है वो क्या बोल रहा है, ऐसा इतना लंबा मैंने उनको कभी नहीं देखा। इसका मतलब वो एकदम स्ट्रेट खड़े हुए हैं, अपने इमोशंस को काबू किए हुए हैं। अब क्या बोलते हैं MHML? माई फ्रेंड्स सैड ही, आई, उन्होंने कहा मेरे दोस्तों, मैं, इसके आगे वो कुछ भी बोल नहीं पाए, और डैश 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 यहाँ लगा है, मतलब आगे वो कुछ बोल नहीं पाए, उनका गला भर गया। बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन, कुछ था जिसने उनका गला दबा रखा। इसका मतलब इमोशंस, उनके इमोशंस ने उनके गले को चोक कर दिया, और वो आगे बोल नहीं पाए। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. और फिर उन्होंने क्या किया? पीछे मुड़े, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, चॉक का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया, और उन्होंने अपनी पूरी भावनाओं के साथ जितना बड़ा हो सकता था ब्लैक बोर्ड पर लिखा, वीवे ला फ्रांस। ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वीवे ला फ्रांस। इसका अर्थ क्या है? लॉन्ग लिव फ्रांस। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब फ्रांस अमर रहे, जुग जुग जियो फ्रांस। इस तरीके से एक प्रकार से अपने देश के लिए उन्होंने ये ट्रिब्यूट दी, मतलब ये उन्होंने सम्मान दिया। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. और उसके बाद वो रुक गए, बहुत भावुक हो गए, इसलिए वो रुक गए, और उन्होंने अपने सर को मोड़ा, और उसके बाद वो बिना कुछ कहे, बिना एक भी शब्द कहे, अपने हाथों से बस उन्होंने इशारा किया, और वो आगे बढ़ गए। क्या इशारा किया? स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। उन्होंने बिना कुछ एक शब्द कहे अपने हाथों से ही इशारा किया कि स्कूल की छुट्टी हो गई है, अब आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, ये पूरा खत्म होता है, इसका पार्ट 2 एंड होता है। हम अपनी अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, तो आप ज़रूर क्वेश्चन आंसर को देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।